दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जिसमें हम ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ज्वालामुखी पर्वत और सूची 2 में देश दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, माउंट रेनियर ये आपका अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एटना इटली में है। माउंट पेरिकुटिन दोस्तों ये आपका मैक्सिको में स्थित है। और देखिए माउंट अपो फिलीपींस में स्थित है। तो 4, 1, 2 और 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। आइए देखते हैं। 4 देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? तो उत्तर है जल वाष्प। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी गैसें निकलती हैं, लेकिन संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का लगभग 60 से 90% भाग जल वाष्प का होता है। और आप जानते हैं कि जल वाष्प के अलावा नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो कौन सा महाद्वीप है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर पर्थ के दक्षिण पश्चिम में हर्ड आइसलैंड और मैकडोनाल्ड के नज़दीक 2 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों ये दोनों ही स्थान ऑस्ट्रेलियाई हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हालांकि देखिए दोस्तों, वर्तमान वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय ज्वालामुखी की दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला 2000 किलोमीटर की खोज की है, जो सेंट्रल विक्टोरिया से मेलबोर्न के नज़दीक है। और यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ज्वालामुखी निर्विवाद रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका स्टार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं है कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर चयनित किया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि ये परिप्रशांत पेटी जो है, इसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपीय चापों और समुद्र द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त या अग्निवलय, फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक ओशन कहा जाता है। दोस्तों दुनिया के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में हैं, और इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जैसे अलूशियन, जापान द्वीप और हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी, और इक्वाडोर के ज्वालामुखी समूह के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है, और इस पेटी का विस्तार पूर्वी तट पर दक्षिण अमेरिका के हार्न अंतरीप से लेकर उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक है, और पश्चिमी तट पर इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट के साथ साथ है। और ये पेटी दोस्तों ज्वालामुखी की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर या परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं, ये सही है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर और विस्फोटक होते हैं, सही है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये सही नहीं है।
और जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा प्लग का निर्माण होता है, ये सही है। दोस्तों देखिए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इससे हमेशा प्रज्वलित गैसें निकलने और आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान रहने के कारण इसको भूमध्य सागर का प्रशांत प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये एक प्रसुप्त नहीं बल्कि ये जागृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, चिलियन तुल्य या वेसुवियस तुल्य? तो सही उत्तर है चिलियन तुल्य। दोस्तों उद्गार के फलस्वरूप तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी को दो वर्गों में बांटा जाता है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और धरातली या दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों को विद्वानों ने 6 भागों में बांटा है, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पीलियन तुल्य तथा वेसुवियस तुल्य और आइसलैंड तुल्य। इसलिए चिलियन तुल्य ज्वालामुखी का कोई प्रकार नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। लैक्रायक्स ने ज्वालामुखी को 4 भागों हवाई, स्ट्राम्बोली, वोल्केनो और पीली प्रकार में विभाजित किया है। वेसुवियस तुल्य प्रकार का उद्भेदन 79 ईस्वी में वेसुवियस में हुआ था, जिसका प्रथम पर्यवेक्षण प्लिनी महोदय ने किया था और प्लिनी के नाम पर ही वेसुवियस तुल्य प्रकार को प्लिनियन प्रकार भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? पिलियन, हवाइयन, स्ट्राम्बोलियन या वोल्केनियन? तो सही उत्तर है हवाइयन। देखिए दोस्तों, हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार प्रायः विस्फोटक प्रकृति के नहीं होते हैं। इनका उद्गार शांत ढंग से होता है और इसका मुख्य कारण गैस की तीव्रता में कमी होना और लावा का पतला होना है। इस प्रकार के उद्गार खासकर हवाई द्वीप पर होते हैं, जिस कारण इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण हवाइयन ज्वालामुखी किया गया है और ये विस्फोटक नहीं होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर होता है और इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा और लसदार होता है। दोस्तों उद्गार के समय ज्वालामुखी नाला में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है। इसके अलावा पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी से निःसृत लावा तथा विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं और इसी प्रकार के ज्वालामुखी में प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ प्रकाशमान होते हैं। तो याद रखिएगा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कोलिमा मैक्सिको सही सुमेलित है, मेरापी इंडोनेशिया सही है, माउंट एटना इटली सही है और सबनकाया जापान ये आपका सही नहीं है, क्योंकि सबनकाया ज्वालामुखी दोस्तों ये पेरू में स्थित है, जापान में नहीं। आप जानते हैं कि कोलिमा मैक्सिको में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में और माउंट एटना इटली में स्थित ज्वालामुखी है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। लाकी ज्वालामुखी आपका आइसलैंड में स्थित है, अनसेन ज्वालामुखी जापान में, तंबोरा दोस्तों इंडोनेशिया में और देखिए नवोदो डेल रूज ये कोलंबिया में स्थित है। तो सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा 4 3 2 और 1। तो देखिए ऑप्शन कौन सा 4 3 2 1 में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली ये सही सुमेलित है, वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप सही सुमेलित है, पीलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप सही सुमेलित नहीं है और वेसुवियस ज्वालामुखी इटली सही सुमेलित है। दोस्तों पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का संबंध मार्टिनिक द्वीप से है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित है। हवाई द्वीप में हवाई तुल्य ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए वेसुवियस इटली सही सुमेलित है, इरेबस अलास्का ये सही सुमेलित नहीं है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है,
अंटार्कटिका महाद्वीप में है दोस्तों। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में सही है। मौना लोआ हवाई द्वीप में सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा, माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका के रास द्वीपीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 3794 मीटर है और सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इरेबस जापान, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इरेबस ज्वालामुखी आप जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट अनुंग इंडोनेशिया सही सुमेलित है। ग्रीष्म वोट्न आइसलैंड सही सुमेलित है। और किलाइया संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका सही सुमेलित है। तो इरेबस ज्वालामुखी जापान में नहीं है बल्कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सुमेलन करना है स्थान और ज्वालामुखी की संख्या से। देखिए, क्यूराइल द्वीप पर दोस्तों, क्यूराइल द्वीप पर 45 से अधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। इसके अलावा फिलीपींस में 25 से अधिक, अलास्का में 40 से अधिक और जापान द्वीप समूह में 300 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय हैं ज्वालामुखी हैं। और जापान में वर्तमान में 110 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखियों की संख्या जो है वो मिलान के लिए आपकी सटीक नहीं है। इसका उत्तर स्टार में कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्यूराइल द्वीप पर 45 से अधिक ज्वालामुखी, फिलीपींस में 25 से अधिक, अलास्का में 40 प्लस और जापान द्वीप समूह में 300 प्लस ज्वालामुखी हैं। और जापान में वर्तमान में लगभग 110 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी गर्भ या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, काल्डेरा। दोस्तों, जिस छिद्र से होकर तरल और तप्त पदार्थ भूगर्भ से धरातल पर निकलते हैं उसको ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। इस नली को ज्वालामुखी नली कहते हैं। और जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। और जब धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी में मुख का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबद्ध नहीं है, आपको बताना है। क्रेटर, काल्डेरा, अर्ग या फ्यूमिस। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्ग। दोस्तों, अर्ग ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित न होकर रेगिस्तान में बनने वाली स्थलाकृति है जिसका प्रमुख कारण हवा का तेज बहाव है। जब धंसाव व अन्य कारण से ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। और ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को फैकोलिथ कहते हैं। क्रेटर, ये ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समांतर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को कहते हैं। और ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काल्डेरा का संबंध किससे है? तो उत्तर है दोस्तों, काल्डेरा का संबंध ज्वालामुखी से है। अगला प्रश्न है, ओल्ड फेथफुल क्या है? तो ये जीके का भी प्रश्न है दोस्तों। ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका में एक उष्णोत्स यानी गीजर है। दोस्तों, ये अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित गर्म पानी का स्रोत है। और ये गीजर ज्वालामुखी क्षेत्रों में दरारों से फुहारे के रूप में गर्म जल के निकलने की घटना को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति से लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बने आग्नेय शैल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, फैकोलिथ। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनकी अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है, इसलिए इसका रूप लहरदार होता है। और इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ कहा जाता है। दोस्तों, देखिए, फैकोलिथ और बैथोलिथ में क्या अंतर है? तो बैथोलिथ लंबे, असमान और उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार के होते हैं। ये गुंबद के आकार के होते हैं। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और आधार तल अधिक गहराई में होते हैं। ये अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा से निर्मित आकृति है।
लेकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं और यह एक बृहद आकार का होता है जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। और दोस्तों, जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है और इस आकार को लोपोलिथ कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को बैथोलिथ कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति याद रखिएगा फैकोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? तो उत्तर है डाइक। देखिए दोस्तों, जब मैग्मा किसी लंबवत अथवा ऊर्ध्वाधर दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पर? तो सही उत्तर है हवाई द्वीप पर। दोस्तों, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप यानी यूएसए के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है और ये पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हवाईयन भाषा में मोना लोआ का अर्थ होता है लॉन्ग माउंटेन यानी लंबा पर्वत। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं ज्वालामुखी से संबंधित। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में स्थित है। इसके अलावा एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा आप जानते हैं जापान में है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो उत्तर है एकांकांगुआ। देखिए, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांकांगुआ है। इसके अलावा म्यांमार का पोपा और पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामबंद भी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सोल्फाटारा इनमें से किसका एक प्रकार है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, वलन पर्वत, विच्छेदित पठार या जलोढ़ मैदान या फिर गर्म पानी का सोता। तो सही उत्तर है ये ज्वालामुखी का उदाहरण है सोल्फाटारा। दोस्तों, सोल्फाटारा या सोलफ तारा ज्वालामुखी का एक प्रकार है। ज्वालामुखी विस्फोट के कुछ समय पश्चात लावा, राख तथा विखंडित पदार्थ निकलना बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसमें से भाप और गैसें निकलती रहती हैं जो दूर से देखने पर धुआं जैसी लगती हैं और इस परिघटना को धुआंरे कहते हैं। धुआंरे के साथ साथ जलवाष्प, गैस और खनिज पदार्थ भी निकलते हैं जिनमें गंधक प्रमुख है। ऐसे धुआंरे जिनमें अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें गंधकी धुआंरे या सोल्फाटारा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूविवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है? ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़, सुनामी या बादल का फटना। तो सही उत्तर है दोस्तों भूविवर्तनिक आपदा का उदाहरण ज्वालामुखी उद्गार है और इसकी संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश, क्राकाटोआ ज्वालामुखी ये आपका सुंडा जलडमरू मध्य, ये इंडोनेशिया में। माउंट सेंट हेलेंस ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोटोपैक्सी आप जानते हैं इक्वाडोर में और मेयान फिलीपींस में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। देखते हैं विकल्प 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आइए दोस्तों, ज्वालामुखी के बाद भूकंप यानी अर्थक्वेक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। ये सही नहीं है। क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। सही है। इसके अलावा पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित मोल्टन अवस्था में होती है। सही नहीं है।
और पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोहो असंबद्धता द्वारा होता है। ये आपका सही है। तो इसमें दोस्तों देखिए कथन 2 और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कथन 2 और 3 ये कह रहा है कि पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में, तो ये सही है और चौथा आपका गलत है। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके यस तरंगे, पी तरंगे, धरातली तरंगे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है पी तरंगे। दोस्तों पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे जो हैं वो कंपन की तरंगों की दिशा के समानांतर होती हैं और ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और चट्टानों में संकुचन और फैलाव की क्रिया उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो क्या असर होता भूकंपी लहरों पर। देखिए भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। और देखिए भूकंपी लहरें असमान गति से वक्रामार्ग पथ का अवलंबन करती या फिर भूकंपी लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। तो सही उत्तर है दोस्तों, यदि पृथ्वी की बनावट सर्वत्र समान घनत्व वाली चट्टानों से हुई होती तो भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विभिन्न गहराई पर जाने पर इनकी गति में पर्याप्त अंतर हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी बड़े भूकंप के आने के पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है। ये दोस्तों जीएस का भी प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये है रेडान गैस। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, इसलिए रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होने का उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार का संचरण है। देखिए विवर्तनिक संचरण, आकस्मिक संचरण, तीव्र संचरण या फिर मंद संचरण। तो सही उत्तर है दोस्तों तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल जो होते हैं आकस्मिक संचरण और विवर्तनिक संचरण रूप में होते हैं। आकस्मिक संचरण के कारण मुख्य रूप से भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। तो भूकंप आकस्मिक संचरण का प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंपी लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है। ऑप्शन है वांडरग्राफ्ट, जेफरीज, एडवर्ड सुएस या बी गुटेनबर्ग। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जेफरीज। देखिए भूकंपी लहरों के आधार पर जेफरीज ने पृथ्वी के 4 परतों का निर्धारण किया है, बाह्य अथवा प्रथम, द्वितीय परत, तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत और चौथी अथवा निचली परत। तो ये विभाजन जेफरीज द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन एच.एफ. रीड का है। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एच.एफ. रीड का कहना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं और रीड का ये सिद्धांत अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भूकंपों के संबंध में प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये एच.एफ. रीड। दोस्तों देखिए एच.एफ. रीड ने भूकंप के कारणों के संबंध में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थियरी का प्रतिपादन किया और इसमें ये माना जाता है कि जो नीचे की चट्टानें होती हैं रबर की तरह लचीली होती हैं और खींची जाने पर बढ़ती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। तो ये याद रखिएगा रीड का कथन है। अगला प्रश्न है, ये जीएस का भी प्रश्न है और भूगोल का भी है। निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी पर अंकित होती हैं। पी, एस, एल या सभी एक साथ। तो सही उत्तर है पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे। दोस्तों भूकंप तरंगों में पी तरंगे सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती हैं और विभिन्न परीक्षणों से ये ज्ञात हुआ है कि पी या प्राथमिक तरंगे भूकंप अधिकेंद्र से ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत वाले धरातली भाग में प्रतिध्रुवस्थ पहुंच जाती हैं। चूँकि इनकी गति सर्वाधिक होती है और इस कारण ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं।
इसके पश्चात भूकंप मापी यंत्र पर यस तरंग, तत्पश्चात यल तरंगें आती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भूकंप मापी तरंगों पर भूकंप मापी यंत्र पर पी तरंगे, उसके बाद यस तरंगे और फिर यल तरंगे आती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग कोर से होकर गुजर सकती है? तो ये हैं पी तरंगे। भूकंपी तरंगों में पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यमों से गुजर सकती हैं। यस तरंगे, तो दोस्तों यस तरंगे द्वितीयक तरंगे केवल ठोस और गैस से गुजर सकती हैं, तरल माध्यम में नहीं। वहीं यल तरंगे जो होती हैं ये धरातली तरंगे मुख्यतः धरातल तक सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। चूँकि पृथ्वी का बाह्य केंद्र तरल अवस्था में है और आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है, इसलिए केवल पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती हैं। और आप जानते हैं पी तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंगों की होती है। एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और पी तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं एस तरंगों की गति 4 किलोमीटर और एल तरंगों की गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा आवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी और एस तरंगों का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं इनका संबंध भूकंप से है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राथमिक भूकंपी तरंग की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राथमिक भूकंपी तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये बहुत ही तीव्र तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपवर्तित हो जाती हैं? तो ये हैं एस तरंगे। दोस्तों यस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। तो यस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है और इनकी गति प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ये तरल पदार्थ से नहीं गुजरती हैं और यही कारण है कि द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और सही कूट से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अधः भूपृष्ठ की शिलाओं का औसत घनत्व 3 है, ये आपका सही है। और अधः भूपृष्ठ के मूल में भूकंपी तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है, ये सही नहीं है। और देखिए, पृथ्वी के प्रावार अभ्यंतर के मध्य की सीमा का निर्धारण मोह असंतत्य द्वारा होता है, तो ये आपका सही नहीं है। और पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है, ये सही है। तो 1 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी 1 और 4 सही हैं। दोस्तों अगर जो हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है जिसकी मोटाई कई मील है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिक शैल की दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी के कोर में यह स्तर लहरों का पूर्णतः अभाव है। इस आधार पर ये आप जान सकते हैं कि पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है जबकि आंतरिक अभ्यंतर ठोस अवस्था में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में भूकंप सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो आप जानते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं और ये लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है किसके? गर्म महासागरीय धाराओं के, मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के, यूरोपीय औपनिवेशीकरण के या भूकंप के? तो सही उत्तर है दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण भूकंप से संबंधित है जो कि अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला और उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीप पेटी में मिल जाती है। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? तो आप जानते हैं ये सुनामिस नाम से जानी जाती हैं। सुनामिस जापानी भाषा का शब्द है और सागर तली में अचानक परिवर्तन और अव्यवस्था के कारण सागरी तल में विस्थापन हो जाने से सुनामिस तरंगों का आविर्भाव होता है और ये जापानी भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि सुनामी क्या है। तो दोस्तों सुनामी किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये जापानी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुनामी क्या है? तो दोस्तों सुनामी जो होता है ये भूकंप द्वारा समुद्र में उत्पन्न तरंगें सुनामी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक सुनामी के विषय में सही कथन नहीं है, आपको बताना है। देखिए सुनामी उच्च ऊर्जा वाली सागरीय लहर होती है, ये सही है। सुनामी की गति जल की गहराई के साथ बढ़ती है, ये सही नहीं है। सागरीय तटों के पास पहुंचने पर सुनामी की तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है, सही है। और जल की गहराई में कमी होने पर सुनामी की तरंग ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही कथन नहीं है। और अगर आप विस्तार में देखें तो अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागर तली में अचानक परिवर्तन और अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन होने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। जब सुनामी लहरें छिछले जल वाले भाग में पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई और गति अचानक बढ़ जाती है, इसलिए जल की गहराई के साथ सुनामी की गति कम होती है, बढ़ती नहीं है। अगला प्रश्न है सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ पर? तो उत्तर है दोस्तों सुनामी लहरें पश्चिमी प्रशांत महासागर में अधिक सक्रिय रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के लगभग 90% भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं, खासकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। दोस्तों प्रशांत महासागर में भूकंप की एक पेटी एशिया के पूर्वी भाग में कमचटका से प्रारंभ होकर एशिया के पूर्वी तटीय भाग को शामिल करके क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप और फिलीपाइन द्वीप को मिलाती हुई जापान द्वीप पहुंचती है और पूर्व में मुड़कर न्यूजीलैंड तक जाती है। एक अनुमान के मुताबिक जापान में प्रतिवर्ष 1500 भूकंप आते हैं। चूँकि जापान पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, इसलिए पश्चिमी प्रशांत महासागर सुनामी की दृष्टि से अधिक सक्रिय माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, उद्गम केंद्र यानी फोकस, केंद्र यानी सेंटर या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र पर होता है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं, और धरातल पर जहां भूकंपी लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव दृश्यगत होता है। अगला प्रश्न है भूकंप के अवकेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है भूकंप के अवकेंद्र को उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वह स्थान जहां भूकंपी घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों देखिए वह स्थान जहां भूकंपी घटना का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। यहाँ पर देखिए अधिकेंद्र कहा जाता है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इस विकल्पों में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों भूकंप केंद्र कहा जाता है। धरातल पर स्थित उस भाग को जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको भूकंप मूल जो है भूकंप का उद्गम केंद्र है, और तथा धरातल पर जहां भूकंपी लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है एक भूकंप का भूकंपी उत्पत्ति केंद्र स्थित होता है कहाँ पर? तो उत्तर है दोस्तों ये पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र के नीचे स्थित होता है। एक भूकंप का भूकंपी उत्पत्ति केंद्र पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र के नीचे होता है। विकल्प बी और डी आंशिक रूप से सत्य हैं, क्योंकि यहाँ विकल्प बी और डी में पृथ्वी के अंदर की दिशा का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि केवल विपरीत और 90 डिग्री का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा यदि अधिकेंद्र के विपरीत पृथ्वी के अंदर और अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर पृथ्वी के अंदर का उल्लेख हो तो बी, सी और डी तीनों विकल्प सही होते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप और ज्वालामुखी के साथ वितरण से संबंधित नहीं है? परिप्रशांत मेखला, पूर्वी अफ्रीका मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला या मध्य अटलांटिक मेखला। तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी पूर्वी अफ्रीकी मेखला। देखिए परिप्रशांत मेखला या मध्य महाद्वीपीय मेखला तथा मध्य अटलांटिक मेखला भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित है।
इस श्रृंखला में पूर्वी अफ्रीका शामिल नहीं है और ऐसा माना जाता है कि भूकंप तथा ज्वालामुखी साथ साथ पाए जाते हैं। दरारी घाटी और भूभ्रंश घाटियों के सहारे ज्वालामुखी अवश्य पाए जाते हैं, क्योंकि दरार के कारण भूपटल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी के सहारे ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं और औसत रूप में ज्वालामुखी पूर्व पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, मरकली पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों या बैरोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मरकली पैमाना। किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी वहाँ पर भूमि में गति और मानव पर प्रभाव के रूप में आंकी जाती है। इसका मापन मरकली पैमाने पर किया जाता है। ये पैमाना मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि पर निर्भर करता है, जबकि किसी भूकंप का परिमाण या मैग्नीट्यूड उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा का माप है। भूकंप के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता को मरकली पैमाने पर। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं ये भूकंप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किसके द्वारा? तो भूकंप की प्रबलता आप जानते हैं रिक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है। इसकी तीव्रता 0 से 9 होती है और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? तो ये है दोस्तों भूकंप। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भूकंप सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? अरावली क्षेत्र, सिंधु गंगा मैदान, हिमालय क्षेत्र या फिर समुद्र तटीय भाग? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र ये हिमालयी क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनके आधार पर भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया गया है और भारत के भूकंपी क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसको भूकंप की प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5। 2 अल्प तीव्रता क्षेत्र है, 3 मध्यम तीव्रता, 4 गहन तीव्रता और 5 अति प्रचंड तीव्रता है। भारत का हिमालयी क्षेत्र भूकंप क्षेत्र संख्या 5 में पड़ता है, इसलिए ये सर्वाधिक जो है भूकंप संभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न और आज के ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों का, उसका आखिरी प्रश्न है, अल्लाह बांध का निर्माण कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है? ऑप्शन है भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा। ये 1819 में गुजरात के रण में कच्छ में आए भीषण भूकंप के बाद हुआ है। तो याद रखिएगा, अल्लाह बांध जिसको डैम ऑफ गॉड कहा जाता है, 1819 में गुजरात के रण में आए भीषण भूकंप के बाद हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का जो है प्रश्नों का सेट, जिसमें हमने LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए रिवीजन और तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आप ये वीडियो या ये श्रृंखला आपको कितना लाभ पहुंचा रही है, आपके लिए कितना लाभदायक हो रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रश्न पर आपको कोई शंका या कोई दुविधा है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके शंका समाधान किया जाए आपका, और जो प्रश्न हैं उनका सही उत्तर दिया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।